नमस्कार। कल से देश में लखनऊ में एनकाउंटर की गूंज है। मध्य प्रदेश के शाजापुर के पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ कई लड़के आतंक के आरोप में पकड़े गए। लखनऊ के ठाकुरगंज के घर में छुपे आतंकवादी सैफुल्लाह का एनकाउंटर करना पड़ा। आतंक की पूरे मामले में दो परिवार फंसे हुए हैं। दो पिता सामने भी आए हैं क्योंकि दो पिता के 4 बेटों पर लगा है आतंक का कलंक। लेकिन दोनों पिताओं ने खून के रिश्ते को अहमियत न देते हुए देश को अहमियत दी है। बेटों को देशद्रोह का करार गुनहगार माना है उन्होंने। सैफुल्लाह के पिता को तो एनकाउंटर में मारे गए बेटे का शव लेना भी मंजूर नहीं। देखिए आतंक के आरोपियों के खिलाफ उनके पिता की सबसे बड़ी गवाही। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन धमाके के बाद लखनऊ में 11 घंटे तक एनकाउंटर हुआ। अफगानिस्तान इराक में बैठकर बगदादी के इस्लामिक स्टेट ने भारत को दहलाने की साजिश रची, लेकिन देश की हिफाजत में लगी जांच और सुरक्षा एजेंसीज ने बगदादी के प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया। कैसे रची गई साजिश और कैसे आईएस ने भारत के लड़कों को बरगलाकर देश से गद्दारी और देशद्रोह के लिए तैयार कर दिया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे आगे। लेकिन पहले आपको दो ऐसे पिता की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनके परिवारों पर लग गया है आतंक का कलंक, फिर वो देशभक्ति की कसम खा रहे हैं। उन बेटों को देशद्रोही करार दे रहे हैं जिन्होंने आतंक का रास्ता चुनकर देश और परिवार दोनों से गद्दारी की। इन दोनों पिता के बीच खुद खून का रिश्ता है। एक पिता है लखनऊ के ठाकुरगंज के इस मकान में 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद मारे गए आतंकवादी सैफुल्लाह के पिता सरताज। जो देशद्रोही है वो हमारा बेटा नहीं हो सकता, और जो देशद्रोह का काम करेगा वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई भी हो। दूसरे पिता है नसीम। आतंक की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार दानिश अख्तर, इमरान और फैसल के पिता नसीम खुद टीचर रहे हैं। वो ना तो हम ऐसे लोगों से जो देशद्रोही हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आईएस के भारत में पहले हमले के बाद जो 7 लोग शिकंजे में आए हैं, उनमें 4 के बीच तो खून का रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं सैफुल्लाह, दानिश अख्तर, इमरान और फैसल की। सैफुल्लाह मर चुका है और दानिश अख्तर, इमरान और फैसल गिरफ्तार हुए हैं। दानिश अख्तर, इमरान और फैसल का ही चचेरा भाई है सैफुल्लाह। लखनऊ में एनकाउंटर में सैफुल्लाह मारा जा चुका है। 11 घंटे तक बंद मकान में आतंक का झंडा बुलंद रखने के लिए वो लड़ा, लेकिन उसकी लड़ाई गलत थी, लेकिन अंजाम सही हुआ। ये कहने वाले हैं खुद सैफुल्लाह के पिता सरताज। सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसीज उसके परिवार को शव सौंपने को तैयार हैं, लेकिन जिस पिता ने बरसों तक अपने बेटे को पाला पोसा, उसी को अपने बेटे का शव मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने किया है देशद्रोह का गुनाह। जो देशद्रोही है वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। बहुत सीधी बात यह है, हम ये पसंद ही नहीं करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, और जो देशद्रोह का काम करेगा वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई भी हो। अच्छा, उसकी बॉडी क्या आएगी तो आप इसको क्या करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम देशद्रोही की बॉडी रखेंगे नहीं अपने पास। सैफुल्लाह कानपुर का रहने वाला था। सैफुल्लाह का परिवार से 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो ठाकुरगंज के इस मकान में किराए पर रह रहा था। परिवार को कहां भनक थी कि सैफुल्लाह किन गलत लोगों के चंगुल में फंस चुका है। उसकी करतूत तो उसके मरने के बाद ही सामने आई। काम नहीं करता था वो। काम ना करने की वजह से एक दिन मैंने उसको पिटाई कर दी और उसे बहुत डांटा। बस उस दिन से वो करीब 2.5 महीने पहले वो यहाँ से बगैर बताए हमको चले गए यहाँ से। इतना कह गए ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं मुंबई, और मुंबई से जो है फिर हम लोग जो है अपना पासपोर्ट वीज़ा मिल जाएगा, अपना निकल जाएंगे सऊदीया। कल दोपहर 3:30 बजे से सैफुल्लाह ठाकुरगंज के इस मकान में बंद होकर सुरक्षा एजेंसी से लड़ता रहा, गोलियां बरसाता रहा।
यूपी पुलिस और एटीएस ने सैफुल्लाह को जिंदगी बचाने का हर मौका दिया। पुलिस ने सैफुल्लाह से उसके भाई खालिद से बात कराई। जिस कमरे में हथियारों के साथ सैफुल्लाह छुपा हुआ था उसमें एक मोबाइल फोन भी फेंका। खालिद और सैफुल्लाह की बात भी हुई। खालिद ने रोते हुए भाई से सरेंडर करने को कहा, लेकिन सैफुल्लाह नहीं माना। उसने भाई से कहा, मैं सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। सैफुल्लाह मौत को गले लगाने की ठान चुका था। वो तो मेरा भाई था और मतलब उसके लिए ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ। और उसके साथ जो हुआ सही हुआ, हम तो इस बारे कहेंगे अगर, क्योंकि अगर उसने आईएस के इशारे भी किया तो बहुत सही किया है। पुलिस ने जो किया, पुलिस ने किया बहुत अच्छा किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन पुलिस ने तो पहले कोशिश की थी कि जिंदा पकड़ा जाए। वो तो हमने भी अपनी कोशिश करी थी आप समझाने की फोन पे आंसर, मगर वो जब नहीं सुने तो आखिर के कुछ ना कुछ तो हल निकलना ही था। 11 घंटे कम नहीं होते। पुलिस ने बहुत इंतजार किया, लेकिन नहीं माना तो रात के अंधेरे में उसका वध कर दिया। ऑपरेशन प्रमुख असीम अरुण ने इससे दुर्भाग्यपूर्ण माना कि उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सका। पूरे टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए कोशिश की कि इस व्यक्ति यानी सैफुल्लाह को जीवित पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। प्रयास में हम लोगों ने चिली बॉम्ब्स, टीयर गैस शेल्स, इनका भरपूर प्रयोग किया, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकला। पिता के लिए बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन सरताज का सहारा छिन चुका है। लेकिन सरताज के लिए देश बड़ा है। तो फिलहाल सैफुल्लाह के भाई हैं, इनका यही कहना है कि 2-2.5 महीने तक कुछ पता ही नहीं था कि आखिर सैफुल्लाह गया कहाँ। उससे पहले परिवार के साथ में रहता था, परिवार के साथ में उठना बैठना था, दोस्त यहाँ पर थे। एक एम्बिशन ये था कि दुबई में जाएंगे, सऊदी जाएंगे, वहाँ पर जाके नौकरी करेंगे। लेकिन अचानक 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ, परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा है। परिवार के लिए भी एक बड़ा झटका, एक बड़ा सदमा, एक बड़ा दाग कह रहे हैं, क्योंकि अचानक उनके बीच का उनका भाई, उनके पास जानकारी आती है कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल है, कथित आईएस से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। परिवार वाले यही कह रहे हैं कि अगर ये सही था तो उसका जो एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल सही था। आप हैरान हो जाएंगे कि इस नौजवान ने अपने आतंक का कितना सामान जमा किया हुआ था। तस्वीरें बता रही हैं उसकी कहानी। 8 ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 650 जिंदा कारतूस, कारतूस के 50 से ज्यादा खोखे बरामद, भारी मात्रा में बम बनाने का सामान, आरडीएस विस्फोटक, 3 पासपोर्ट्स भी मिले। पिता सरताज अगर कह रहे हैं कि बेटा देशद्रोही है तो क्या गलत है? बेटे ने भी तो देश के खिलाफ जंग ही छेड़ रखी थी। नसीम की किस्मत सरताज से कुछ बेहतर इसलिए कही जाएगी क्योंकि उनके बेटों का एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन सोचिए उस पिता के बारे में जिसके 3 बेटों पर लग गया है आतंक का कलंक। टीचर रहे नसीम ने ऐसे बेटों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं जिन्होंने देशद्रोह का गुनाह किया है। रिटायर्ड टीचर नसीम ने अपने बेटों को हर धर्म और हर मजहब की शिक्षा दी, इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया। मुसलमान होते हुए हिंदू धर्म के बारे में भी सीखने समझने का मौका दिया। लेकिन न जाने परवरिश में कहां खोट रह गई कि बेटों ने मानवता का पाठ पढ़ने के बाद आतंकवाद का पाठ पढ़ लिया। अपनी जिंदगी, परिवार की इज्जत और देश सबका सौदा कर बैठे। यही तो मुझे अफसोस है कि ना मेरे संस्कार, ना मेरे बच्चों को इस तरीके के संस्कार मिले। ये किस तरीके से पकड़ा समझ लिटरेचर वो हर तरीके का पढ़ते थे, हर तरीके का लिटरेचर पढ़ते थे। यहाँ तक कि हिंदू लिटरेचर भी पढ़ते थे, ईसाई लिटरेचर भी और मुस्लिम लिटरेचर भी पढ़ते थे। ये इनके अंदर। नसीम के 3 बेटे दानिश अख्तर, इमरान और फैसल आतंकवादी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। दानिश को पिपरिया से और इमरान फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश अख्तर 2 महीने पहले घर से नाराज होकर चला गया था। तब परिवार को कहां भनक रही होगी कि एक दिन बेटे के माथे पर लग जाएगा आतंक का कलंक। आज कलंक लगा है तो पिता ने बेटों से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। ना तो हम ऐसे लोगों से जो देशद्रोही हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए
कि हम देश से प्रेम करने वाले, हम जैसी हमारी संस्कार हैं हम वही इनको देना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग बाहर के रहने वाले थे। दानिश अख्तर, इमरान और फैसल का कनेक्शन कल मध्य प्रदेश के शाजापुर में उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट से जुड़ा है। दानिश और उसके साथियों आतिश मुजफ्फर और सैयद मीर हुसैन उर्फ हमजा ने उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में पाइप बॉम्ब रखा था। पाइप बॉम्ब रखने के बाद तीनों लखनऊ आने के लिए भागे थे, लेकिन पिपरिया में धर लिए गए। नहीं, उसकी भी गतिविधियां ऐसी नहीं थी, लेकिन हमने डांटा तो वो नाराज होकर यहाँ से चला गया। लखनऊ में कल मारा गया, वो आपका रिश्तेदार है? भतीजा होता है। पिपरिया में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद कानपुर में मोहम्मद फैसल खान और मोहम्मद इमरान को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। कानपुर के जाजमऊ में यही वो घर है जहां से फैसल और इमरान को एटीएस उठाकर ले गई। आईएस के कथित आतंकी सैफुल्लाह को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, तो उसके चचेरे भाई दानिश, फैसल और इमरान को एटीएस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। दानिश को मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया गया, तो फैसल को उसके इस घर से जो कि कानपुर में ही है। उसके भाई इमरान को उन्नाव से हिरासत में लिया गया है। इन तीनों को करीबन उसी वक्त पे हिरासत में लिया गया जिस दौरान एनकाउंटर चल रहा था। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या इनका भी सैफुल्लाह से सीधे तौर पर कोई संबंध था, क्योंकि दानिश भी 2 महीने पहले ही घर से जा चुका था। सैफुल्लाह 2.5 महीने पहले गया था। तो फिलहाल पुलिस अब एक लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैफुल्लाह के जो चचेरे भाई हैं जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनका भी आईएस से कोई लिंक रहा हो। इमरान की 5 साल पहले शादी हुई थी, उसके बच्चे भी हैं। फैसल की शादी नहीं हुई है। खाली इमरान की शादी हुई। फैसल की शादी नहीं हुई। बड़ा कौन है, फैसल की इमरान? इमरान बड़ा है। और जो दानिश है छोटा है, लेकिन पास पड़ोस में रहने वालों के नसीम के बेटों से मेलजोल नहीं था, लेकिन उन्होंने भी कहां सोचा होगा कि उनके पड़ोस में रहने वाला आईएस का आतंकवादी निकलेगा। हम लोग कभी उस मसाला पान लेने के लिए तो बेहतर ही जो है बातचीत होती थी और कोई बात नहीं जी। एक तो टेनरी में मतलब लगभग, और एक दुकान यहाँ भी करता था, और ये पढ़ता था अभी, उसके बाद थोड़ी दुकान खोल ली थी। पहले कोयले का काम करते थे लोग। इटावा से फखर आलम और उसके बड़े भाई फैज की गिरफ्तारी हुई। फखर आलम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक लास्ट ईयर का छात्र था। बड़ा भाई फैज आलम दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। दोनों भाइयों की 8 बहनें हैं। एक बहन की शादी इसी महीने है। पिता इटावा के लखना में कपड़े का छोटा कारोबार करते हैं, जबकि बहनें घर में सिलाई कर घर का खर्च चलाती हैं। परिवार को लग रहा है कि दोनों को फंसाया गया है। मेरा सब कहना ये है कि ये कहीं किसी की मिस्टेक शरारत है। मेरा बच्चा निर्दोष है और ना इसके कोई चाल चलन में आज दिन तक कोई शिकायत नहीं, ना मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति की चाल चलन में कोई शिकायत। अगर कोई अधिकारी चाहे तो उसे जांच कर ले। जब कभी कोई संदिग्ध व्यक्ति से क्या हम लोग जो है इलायची तक नहीं खाते और ना इस विचारधारा के है। इसमें मेरे भाई की कोई गलतियां नहीं है, ये मुझे पूरा यकीन है। विश्वास के साथ मैं बात करती हूँ। सिर्फ हाँ, जो हमें फ़ोन पे पता चली है वो ये पता चली है कि वो पुलिस वाले जो क्राइम ब्रांच के जो लोग आए हैं ये कह के गए हैं यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, किसी की साजिश है। सैफुल्लाह तो मारा जा चुका है, लेकिन अब सुरक्षा और जांच एजेंसीज की जिम्मेदारी ये है कि वो आईएस के बाकी लड़कों का गुनाह साबित करें और उनको मुनासिब सजा दिलाएं। पिता ने तो अपने बेटों को गुनाहगार ही मान लिया है। शाजापुर कांड और लखनऊ एनकाउंटर की पूरी गुत्थी सुलझनी बाकी है, लेकिन इस बीच कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कल तक यूपी पुलिस जिसे आईएस के खुरासान नेटवर्क का हिस्सा मान रही थी, उसे यूपी पुलिस ने आज एक स्वयंभू आतंकवादी कह डाला। सैफुल्लाह खुद आतंकवादी बना या आईएस ने उसे अपने जाल में फंसाया, इस बात को लेकर एक असमंजस पैदा हो गया है। इस मैप को देख रहे हैं आप, इस पर लिखा है खुरासन। इसी खुरासन मैप का ये वाला हिस्सा है भारत का। खुरासन इस्लामिक स्टेट के बगदादी के विश्व विजय प्लान का नाम है। जनवरी 2015 में
आईएस ने खुरासन के जरिए 2020 तक यानी सिर्फ अगले 3 साल में दुनिया में आतंक का राज करने का प्लान बनाया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को मिलाकर आईएस ने खुरासन की खुराफात रची। आईएस की मैगजीन दाबिक के मुताबिक दुनिया को अलग अलग नामों से बांटा गया है और खुरासन उस हिस्से का नाम है जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है और इसका हेडक्वार्टर है अफगानिस्तान। खुरासन का ऐलान करते हुए 29 जनवरी 2015 को आईएस प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने पूर्व तहरीके तालिबान के कमांडर हाफिज सईद खान को खुरासन का गवर्नर नियुक्त किया था। जो संदिग्ध सैफुल्लाह लखनऊ के ठाकुरगंज में मारा गया है वो आईएस के आतंकी प्लान खुरासन का ही हिस्सा था। एबीपी न्यूज के पास आईएस के खुरासन के यूपी नेटवर्क की डिटेल मिली है। यूपी के डीजी ऑफिस की कल की प्रेस रिलीज में तो साफ साफ यही लिखा था, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कह दिया कि आईएस जैसे किसी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं है। सैफुल्लाह खुद ही कट्टरपंथ से प्रभावित था। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ISIS खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि जो सबूत मिले हैं उससे लगता है कि शाहजहांपुर में हमला करने वाले आईएस से जुड़े हुए थे। वहां से जो सामग्रियां प्राप्त हुई है उससे भी ये प्रकट होता है कि आतंकी IS से जुड़े हुए थे और पूछताछ में भी ये प्रकट हुआ कि लखनऊ से चले थे। लखनऊ से चल के भोपाल आके ये घटना करके ये फिर पिपरिया होते हुए इलाहाबाद से फिर लखनऊ की तरफ जाना चाहते थे। जो सामग्री बरामद हुई है उसमें भी IS की पुष्टि होती है। सोशल मीडिया से उन्होंने अपने हैंडलर को फोटो अपलोड करके ये दिखाया कि हमने ये काम कर दिया है। चर्चा सैफुल्लाह की हो रही है, लेकिन वो खुरासन के यूपी नेटवर्क का प्रमुख नहीं था। मुखिया है GM खान, जो कानपुर का रहने वाला है। एयरफोर्स में काम कर चुका है, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया है। यूपी खुरासन के लिए काम करने वालों की संख्या 13 बताई जा रही है। यूपी पुलिस ने आईएस के खुरासन के 7 सदस्यों के बारे में जानकारी दी है। आतिश मुजफ्फर को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है भारत में खुरासन का। सैयद मीर हुसैन उर्फ हमजा अलीगढ़ का रहने वाला है। हमजा कानपुर का रहने वाला सैफुल्लाह मारा जा चुका है। दानिश अख्तर और उसका भाई फैसल गिरफ्तार हो चुके हैं। आईएस में साजिश के सुराग पहले मिलते रहे हैं, लेकिन आईएस ने पहला हमला अंजाम दिया मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में, उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में। लेकिन जिस तरह का हमला हुआ वो आईएस के हमले के स्टाइल का हिस्सा नहीं है। सोचिए, जब ट्रेन में ब्लास्ट की खबर आई तब यह अंदाजा लगा था कि ट्रेन में मोबाइल चार्जर फटा होगा। सवाल यह है कि शाहजहांपुर में जो हुआ वो किसी बड़ी वारदात का रिहर्सल था। ये शक इसलिए गहराया है क्योंकि ठाकुरगंज में सैफुल्लाह के घर से जो सामान मिला है वो बड़ी साजिश की तैयारी की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत चौधरी ने कहा है कि छोटे छोटे धमाके की तैयारी थी। इसी की सोच के कारण, इसी इन्फ्लुएंस में इनके द्वारा ये सब कार्य करने का विचार किया गया और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। सैफुल्लाह जैसे लड़के को आईएस ने आतंकी बनाया हो या नहीं, वो खुद आतंक की राह पर चला हो या नहीं, लेकिन देश के लिए चिंता की बात यह है कि आईएस ने नौजवानों को आतंक का रास्ता दिखाया है और इंटरनेट से उनको आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है।